गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमारा जो एमएससी फाइनल का जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि हमने जो रिडक्शन था वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रिडक्शन में हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि रिडक्शन होता क्या है। लाइक ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ रिडक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि जो रिडक्शन है वो किस वे में हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक रिडक्शन कैसे कैसे हम करवा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने रिडक्शन करवाया था। सेकंड हमने देखा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कपलिंग रिएक्शन, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब रेडिकल एनायन बनते हैं तो कपलिंग रिएक्शंस भी हो सकती है और हमें अगर कार्बोनिल है तो डाइओल भी मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने जो थर्ड था वो हमने देखा था कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र करके हम रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एज ए हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट हमने कुछ रिएजेंट देखे थे, लाइक LiAlH4, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये सारे जो रिएजेंट हैं वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये सब हमने कल कवर किया था। फिर हमने देखा था जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था क्या, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने सबसे पहले एल्कीन का रिडक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो था कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में मैंने आपको ये कहा कि दो टाइप का होता है ऑन द स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड सबस्ट्रेट। कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट की स्टेट के बेस पर हम जो कैटालाइसिस है उसे हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कल हमने हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन को कवर किया था जिसमें हमने ये देखा कि जो कैटालिस्ट है वो क्या काम करता है, वो सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो उस पर सबसे पहले हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर हमने जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया था, जैसे मुझे एल्कीन का करना था तो मेरे लिए जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो क्या है, एल्कीन। तो फिर मैंने एल्कीन जैसे ही उस मिक्सचर में डाला तो कैटलिस्ट की सरफेस पर पहले हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन हुआ और अब उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का भी क्या हो जाएगा, वहाँ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़कर और ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर। ये हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि जो एडिशन है दोनों हाइड्रोजन का वो एडिशन होता है सिन एडिशन, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम फेज में जुड़ते हैं। आप दोनों को प्लेन में बनाओ, दोनों को वेज पर बनाओ, दोनों को डैश पर बनाओ, लेकिन दोनों सेम साइड होने चाहिए, वो होगा इनका सिन एडिशन। इसलिए हमने ये कहा कि जो हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन है वो कैसा होता है, वो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर मैं सिस एल्कीन का रिडक्शन करूँगी हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन से तो मुझे सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगर मैंने ट्रांस यूज़ किया है तो मुझे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। फिर हमने एक सिस एल्कीन का एग्जाम्पल लिया था। सिस एल्कीन्स का जब मैंने रिडक्शन करवाया तो मैंने ये देखा कि सिस एल्कीन के रिडक्शन से जब सिन एडिशन होता है दोनों हाइड्रोजन का तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होता है, मीज़ो। सिस एल्कीन से जब हमने कल रिडक्शन किया था हेट्रोजीनियस हाइड्रोजिनेशन से, सिन एडिशन से जब हमें प्रोडक्ट मिला था तो जो कंपाउंड मिला था वो मीज़ो था। मीज़ो इसलिए उसको कहा था क्योंकि उसमें दो किरेल सेंटर थे और प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर हमने एक ट्रांस एल्कीन का एग्जाम्पल लिया था। ट्रांस एल्कीन में हमने देखा कि हमें डीएल मिक्सचर या कह दो प्लस माइनस या कह दो पेयर ऑफ एनेंशियोमर हमें उस रिएक्शन में मिले थे जो एक दूसरे के मिरर इमेज थे, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे थे और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी। मतलब वो जो दोनों कंपाउंड थे वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर थे। इतना हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे,
आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन मतलब स्टेट सेम रहेगा कैटलिस्ट और जो हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उनका जो स्टेट है, जो फेज है वो सेम रहेगा, दोनों सॉलिड रहेंगे या दोनों लिक्विड। ठीक है, ये सब हमें करना है। अब देखो होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको ये कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसका डिटेल्ड मैकेनिज्म हम होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है वो देखो, ये रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन और क्लोरो, इसमें लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रोडियम का जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन का जो कॉम्प्लेक्स है ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, अब विल्किंसन कैटलिस्ट किस तरह से रिडक्शन करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें नोटिस करनी है इस रिएक्शन में, वो सब हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, ठीक है, उसका हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो स्पीशीज़ है वो 16 इलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है ना। देखो जब भी हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन से प्रोसीड करते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एज ए कैटलिस्ट वहाँ बिहेव कर रहा है तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो कुछ पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो इसी ऑक्सीडेशन में टर्म जो यूज़ होने वाली है वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव से समझ रहे हो आप कि ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, ये हमें अच्छे से पता है, ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के कारण। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया, हम जब इसकी रिएक्शन किसी भी दूसरे कंपाउंड से जब हम करवा रहे हैं, अगर उसके एडिशन से, उसके इस कॉम्प्लेक्स पर जुड़ने से इस रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो कंडीशन है कि जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है वो लेस स्टेबल होती है 18 इलेक्ट्रॉनिक से, तो ये क्या करती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जाना प्रिफर्ड करती है। जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है वो आसानी से ऑक्सीडेटिव एडिशन दे पाती है, क्योंकि जब वो ऑक्सीडेटिव एडिशन करती है, जब कोई और ग्रुप उसके साथ आके जुड़ता है और वो 18 में कन्वर्ट हो जाती है, तो बनने वाला 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मोर स्टेबिलिटी देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है वो आसानी से ऑक्सीडेटिव एडिशन दे सकती है। समझ रहे हो ना। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे मेटल पहले +1 में था, तो जब ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ठीक है, अगर वो पहले +1 में था तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद +3 में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 यूनिट्स इंक्रीज़ होता है। 2 यूनिट से क्या होता है वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे। ठीक है ना, 2 यूनिट से इंक्रीज़ होता है, अगर +2 है तो वो +4 में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो नई ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलने वाली है वो ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, तभी ये काम यहाँ होगा। अदरवाइज़ हम ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं दे सकता। ठीक है ना। जैसे जो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब जो मेटल्स होती हैं इनको कभी +4 में नहीं देखा होगा आपने,
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको +2 से +4 में भेजना चाहूँगी तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन लेस प्रिफर्ड है, ये नहीं होगा, क्योंकि बनने वाला ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो हमें मिलेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद वो लेस स्टेबल करेगा इन मेटल्स को, समझ रहे हो ना। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब एक और टर्म हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब आप उसको अच्छे से देखेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, किस तरह से वो होगा, वो आप लोग देखोगे। देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव दिख रहा है मतलब रिडक्शन होगा, इतना तो कंफर्म है, रिडक्शन होना है। अब देखो जब रिडक्शन होता है तो हमें अच्छे से पता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ होता है, पता है ना। अभी हमें पढ़ लिया है एक्चुअली, इतना बेसिक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ होता है रिडक्शन में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमें यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर उसमें डिक्रीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। कंडीशन ये है कि जो 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है वो आसानी से 16 में जा सकती है। 18 इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो उसमें आ जाएगा ना, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आसानी से 18 में जा सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, समझ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 यूनिट से डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। +1 से अगर कोई कंपाउंड +3 में है उसे +1 में जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। तो हम यही कह रहे हैं कि 16 इलेक्ट्रॉनिक किस में जाता है, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, 18 16 में जाता है, 18 16 में, ठीक है ना। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आसानी से रिडक्टिव एलिमिनेशन दे सकती है क्योंकि वो 16 में जाती है, और 16 इलेक्ट्रॉनिक भी आसानी से दे सकती है क्योंकि वो 14 इलेक्ट्रॉनिक में जाती है। ये रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए कंडीशन है कि ये 2 स्पीशीज़ रिडक्टिव एलिमिनेशन देगी, समझ रहे हो ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो वो रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं देगी, 14 से कम में वो 12 में चली जाएगी जो स्टेबल ही नहीं है। सिर्फ 14 और 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अगर यहाँ है 18 और 16 तो वो रिडक्टिव एलिमिनेशन देगी, समझ रहे हो ना इतना। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो अगर कोई कंपाउंड +2 से 0 में जा रहा है, +3 से +1 में जा रहा है, ठीक है, +4 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज़ हो रहा है अगर कहीं, तो वो रिएक्शन होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये प्रोसेस होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा तो वहाँ से कोई ना कोई ग्रुप एलिमिनेट होगा, कोई ना कोई ग्रुप वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में कोई ग्रुप बाहर होगा, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, और जो +2 है 2 यूनिट से डिक्रीज़ होता है तो +2 वाला 0 में जाता है, +3 वाला +1 में जाता है, और +4 वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से, है ना। ये सब अभी हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे तो हमें इनका टर्मिनोलॉजी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम विल्किंसन कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप। विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट
इसका जो साइकिल अभी मैं बनाने वाली हूँ रिडक्शन के लिए, उसे टॉलमान्स कैटालिटिक लूप भी कहा जाता है। जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसका जो रिडक्टिव साइकिल है, साइकिल की फॉर्म में रिडक्शन हम करेंगे ताकि पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा इजी वे में याद भी रहेगा, ठीक है ना। तो टॉलमान्स कैटालिटिक लूप, ये भी इस साइकिल को कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट को लेकर आओ। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो मेटल के, लिगेंड के, और ये गैस करो कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। लाइक 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है या 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। उसके बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे ना कि ये रिडक्टिव एलिमिनेशन आसानी से देगा या ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो देखो काउंट करते हैं। रोडियम है, रोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप? 9 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो लिगेंड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन उनके चार्ज के अकॉर्डिंग काउंट किए जाते हैं, जो हमने लास्ट ईयर प्रीवियस में पढ़ा था, ठीक है ना। जो न्यूट्रल होते हैं वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो देखो एक ppS3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो 3 कितने करेंगे? 6। समझ रहे हो ना। तो जब आपने काउंट किए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं हमें? 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, समझ गए ना। 16 इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ूँ, H2 को अगर मैं यहाँ जोड़ूँगी तो मैं ये कहूँगी कि 16 से 18 में जाने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन H2 से करवाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये दोनों हाइड्रोजन इस पर आके एडजॉर्ब हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा देखना। ये रोडियम है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये अपने पास आ गया है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसने हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन कर लिया है। अब हाइड्रोजन यहाँ जो जुड़ा है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जुड़ा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन या रिडक्टिव एलिमिनेशन? एलिमिनेशन तो किसी भी कंडीशन में ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ बाहर नहीं हुआ है, यहाँ किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और हम कैसे पता कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से भी तो आइडिया लगा सकते हो। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है? +1। रोडियम यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। और यहाँ देखो -1 इसका, इसका -1 इसका, +3 आ जाएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो हम ये कहेंगे कि जब विल्किंसन कैटलिस्ट ने रिएक्शन की H2 के साथ, तो H2 का जो एडिशन होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, क्योंकि इस स्टेप में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 यूनिट्स इंक्रीज होता है, या आप बोल सकते हो ना। तो इस स्टेप को मैं क्या नाम दे दूँगी? ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है ना। ये स्टेप कैसा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन है। क्लियर होगा इतना, ठीक है। अब देखो, अब जो ये स्पीशीज़ है ये 16 थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन में 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ 18 में कन्वर्ट होती है। काउंट करो यहाँ इलेक्ट्रॉन। रोडियम के 9 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, Cl का 1 करोगे, ppS3 के 6 करोगे, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में वो कन्वर्ट हो रहा है।
देख रहे हैं हम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ सॉल्वेंट लेंगे, कोई भी सॉल्वेंट आपने यहाँ पर डाला। मैं मान रही हूँ कि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है, या ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, जो लोन पेयर डोनेट करने वाला है मेटल को। सॉल्वेंट बाइंड तो होगा ना, तो बाइंड होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो मैंने कोई ऐसा सॉल्वेंट काम में लिया है जो इलेक्ट्रॉन डोनर, लाइक आप H2O को कंसिडर करते हुए चल रहे हो यहाँ, ठीक है। क्या होगा, सॉल्वेंट जैसे ही डाला, सॉल्वेंट को बाइंड होना है इस मेटल के साथ, तो क्या अभी कोई बाइंडिंग साइट आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही हमें, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, 18 से 20 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो कर सकता है ना, मतलब ये किसी एक ग्रुप को एलिमिनेट कर सकता है यहाँ से, फिर उसकी जगह सॉल्वेंट आके बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो इसी स्टेप में मैं किसी एक लिगेंड को यहाँ से बाहर करने वाली हूँ, ठीक है। मैं मान रही हूँ कि जो सॉल्वेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है मेटल को। तो जब ये जुड़ेगा तो ऑब्वियस है कोई ऐसा लिगेंड ही बाहर करना पड़ेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकले, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सॉल्वेंट यहाँ बाइंड होगा, ठीक है। तो PPS3 जो है वो एक बल्की लिगेंड है, यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मैंने PPS3 को यहाँ से बाहर कर दिया बाहर। देखो जैसे यहाँ से PPS3 गया, साइट वैकेंट हो जाएगी और यहाँ पर सॉल्वेंट आकर बाइंड हो जाएगा। देखना हमें क्या मिल रहा है, ये सॉल्वेंट है जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये PPS3 जो यहाँ पहले से मेंटेन है, अपने सारे ग्रुप्स वो यहाँ मेंटेन रहेंगे, सिर्फ एक PPS3 को मैंने यहाँ से बाहर किया है, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है, आप इसको देखो ध्यान से कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, 16 इलेक्ट्रॉनिक है या फिर 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। चेक करो, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ, है ना, और ये जगह कवर कर रहा है। आप लोग बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स, आई मीन गैस करो, जो कॉम्प्लेक्स अभी अभी हमने बनाया है वो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को फॉलो कर रहा है? कुछ नहीं किया। देखो यहाँ PPS3 जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसकी जगह अब सॉल्वेंट है जो खुद 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ उतने थे, ठीक है, वहाँ उतने जितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे उतने ही यहाँ रहेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट भी तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं ये कह दूँगी कि ये भी क्या है, एक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, मुझे रिडक्शन करना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, सॉल्वेंट आके वहाँ बाइंड हो गया। अब मुझे कोई एल्कीन लेनी है जिसका मुझे रिडक्शन करना हो, ठीक है। मुझे इस एल्कीन का क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो अब मैं इस एल्कीन को लूँगी। एल्कीन का क्या होगा इस स्टेप में, इंसर्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अब हमें इंसर्शन करना है। अभी 18 इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑब्वियस है 18 इलेक्ट्रॉनिक को अपना ऑक्सीडेशन नंबर या अपनी एक्टिव साइट को वैकेंट करना पड़ेगा, क्योंकि साइट ही नहीं है। तो एल्कीन कहाँ बाइंड होगा, ठीक है। तो किसी एक ग्रुप को हमें बाहर करना है, तो जो सॉल्वेंट है वही यहाँ से बाहर निकलेगा और हमें क्या देगा, यहाँ वैकेंट साइट, ठीक है। और इसी स्टेप में मैं इस एल्कीन को बाइंड कर रही हूँ जैसे मैंने वहाँ सॉल्वेंट को किया था। देखो क्या बनेगा, ये PPS3 है, ये Cl और ये दूसरा PPS3 है। यहाँ मैंने इस एल्कीन को बाइंड कर दिया है। एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने उस एल्कीन को उसके पाई बॉन्ड के थ्रू बाइंड किया है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जोड़ा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ रहे हो ना। अगर देखो, अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेती हूँ और इस तरह से मैंने बाइंड किया है मेटल को, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर
मैं इसको डीलोकलाइजेशन की फॉर्म में शो कर दूँ और अब इससे मेटल जोड़ दूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं ना। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैंने इस तरह से इसको मेटल से जोड़ा है तो ये चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ रहे हो ना। तो जितने पाई बॉन्ड अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किसी मेटल से बॉन्ड बनाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हम उसके काउंट करते हैं। जैसे यहाँ एल्कीन अपने 1 पाई बॉन्ड के थ्रू मेटल से जुड़ रहा है तो हम उस एल्कीन के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करो अब इलेक्ट्रॉन। रोडियम के 9, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 Cl का है, 4 ppS3 के हैं और इस एल्कीन का 2 पाई बॉन्ड से जुड़ रहा है ना इसलिए 2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, समझ गए ना। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपको एल्कीन के इंसर्शन से यहाँ पर मिल रही है। अब हमें करना है क्या? रिडक्शन। अब हमारे पास देखो जो हमारा कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन भी है और हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी है। कैटलिस्ट पर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो जैसे हमने हेट्रोलाइटिक हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को जो कैटलिस्ट की सरफेस है वहाँ से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र किया था, सेम काम हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? देखो कोई भी एल्कीन आप यहाँ कोई भी एच आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से कुछ देखने मिलेगा हमें, ठीक है। देखो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन के आ रही है? RH, ppS3, Cl, ये दूसरा ppS3, ये H, यहाँ मैंने H को बाइंड कर दिया है। तो अब जो रोडियम पहले दोनों कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू जुड़ा हुआ था वो अब सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ समझ रहे हो ना? समझ रहे हो क्या किया है मैंने? अब आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। काउंट करोगे आप रोडियम के 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl का 1 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। ppS3 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन उनके 14 हो गए। एक इसका करोगे और एक इसका करोगे। अभी मैंने बताया ना अगर एक कार्बन से कोई एल्किल जुड़ रहा है तो वो मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। और अगर अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ रहा है तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। तो यहाँ तो एक ही करेगा, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ कैसी है? 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हमें मिल रही है, समझ रहे हो आप। 18 इलेक्ट्रॉनिक से 16 इलेक्ट्रॉनिक में चला गया जब हमने हाइड्रोजन का यहाँ से शिफ्ट किया, ठीक है ना। अब देखो कि हमारे पास जो कंपाउंड आ गया है वो 16 इलेक्ट्रॉनिक है, जो हमें पता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन भी आसानी से दे सकता है। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन यहाँ क्यों करवा रही हूँ मैंने? वहाँ तो मैंने नहीं करवाया था क्योंकि यहाँ एक ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है, यहाँ एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो बल्कि है, जो बाहर निकल के हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें रिडक्शन करना था उसका रिडक्शन ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स कर देगा। जो काम हमें करवाना था वो तो करेगा ना भाई, हमें रिडक्शन करवाना था इसका एल्कीन का, तो रिडक्शन तो करना है ना इसको। देखो क्या बनेगा अपने पास, वो देखो आप, ये कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया? RH, Cl और 2 इसके पास क्या है? ppS3, यही बनाएगा, ठीक है ना। और बाहर क्या निकल रहा है वो चीज़ भी देख लो। बाहर निकल रहा है ये R, यहाँ H और एक यहाँ पर H, ये बन रहा है ना, ठीक है। तो देखो अब इस स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो। ये जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप है? यहाँ एलिमिनेशन हुआ है, एलिमिनेशन यहाँ हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, इसका जब चार्ज काउंट करोगे तो -1 आएगा, जब इसका चेक करोगे इसका भी -1 और इस H का भी -1।
10-1 मतलब रोडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला गया है। जो ऑक्सीडेशन नंबर +3 में था वो अब +1 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है ना, +3 से +1 में जा रहा है तो 2 यूनिट से कम हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है। रिडक्टिव एलिमिनेशन यहाँ हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब देखो जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ थी वो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद 14 इलेक्ट्रॉनिक में जाती है, तो क्या वो चीज़ यहाँ हुई है, चेक कर लो। जो कॉम्प्लेक्स हमें मिला है आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन उसके इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे 9, 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में वो चला गया जो पहले 16 इलेक्ट्रॉनिक में था, मतलब ये स्टेप कैसा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का स्टेप है। ये वापस से एक्टिव स्पीशीज़ बनने के लिए जो PPS3 एलिमिनेट हुआ था उसको ले लेगा। यहाँ बना देते हैं, ये वाला स्टेप ऊपर ही बनाते हैं ना, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये तो यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, और हमें क्या मिल गया, RSCl PPS3 का होल ट्वाइस, ये मिला है ना। अब ये 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, वापस से ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर इसे देना है तो ये 16 इलेक्ट्रॉनिक में इसको जाना पड़ेगा। 16 इलेक्ट्रॉनिक में जाने के लिए ये जो PPS3 हमने एलिमिनेट किया था उसको वापस से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, और 14 से 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में चला जाएगा। समझ रहे हो ना। PPS3 हमने वापस से यहाँ पर ऐड कर दिया है, बन जाएगा वापस से, और वापस से कोई दूसरा एल्केन आप लेंगे, फिर से यही स्टेप्स वापस रिपीट होंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, इंसर्शन ऑफ एल्केन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छे से देखो, फिर वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमने ये देखा कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो एक 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। क्यों है, वो इलेक्ट्रॉन काउंट करके हमें पता चल रहा है, ठीक है। रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने चेक किया तो वो आ रहा है +1, ठीक है, वो भी +1 है। अब हमने सबसे पहले स्टेप में H2 का एडिशन किया, तो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, हमें पता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन आसानी से दे सकती है, तो दोनों H को एक्सेप्ट करके ऑक्सीडेटिव एडिशन वो शो करेगा, कर दिया उसने, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद हमने चेक किया रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कि वो 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि पहले रोडियम +1 में था और अब वो +3 में चला गया है, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया है, हो गया ना। देखो पहले +1 था, अब +3 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इस कॉम्प्लेक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए, तो ये भी एक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बनी है, ठीक है। अब मैंने कोई सॉल्वेंट ऐड किया उस रिएक्शन में, तो सॉल्वेंट मैंने कोई ऐसा यूज़ किया है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। उसे इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होना है, तो बाइंड होने के लिए उसे कोई वैकेंट साइट चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉनिक, इसके एडिशन से 20 में नहीं जा सकता, 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए जो सॉल्वेंट है उसे बाइंड होने के लिए कोई बाइंडिंग साइट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से PPS3 को बाहर किया ताकि मुझे कॉम्प्लेक्स में कोई वैकेंट साइट मिले, ठीक है। फिर वैकेंट साइट हमें मिला, उस स्टेप में मैंने सॉल्वेंट को वहाँ पर बाइंड कर दिया बाइंड। अब क्या होगा, अब ये स्पीशीज़ अभी भी 18 इलेक्ट्रॉनिक ही है। अब हमें एल्केन का इंसर्शन करना है, तो एल्केन के इंसर्शन के लिए कोई साइट चाहिए, सॉल्वेंट बाहर हो जाएगा,
एल्कीन का हो गया इंसर्शन। ठीक है, एल्कीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहाँ जुड़ रहा है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिर जब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो कितने आए, 18। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रिडक्शन हमें करना है तो एल्कीन पर H का हमने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने ये देखा कि जो मेटल पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू दोनों कार्बन से जुड़ रहा था वो अब एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, अब हमने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जब काउंट की तो हमें मिले 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है 16 इलेक्ट्रॉनिक रिडक्टिव एलिमिनेशन भी दे सकता है और ऑक्सीडेटिव एडिशन भी दे सकता है। ठीक है, तो मैंने जो एल्कीन लिया था उसका रिडक्शन मुझे करना है, तो यहाँ से मुझे इस ग्रुप को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस ग्रुप का मुझे रिडक्शन कंप्लीट करना है। तो जैसे ये यहाँ आएगा, ये एल्किल हमारे पास बाहर हो चुका है, मतलब जो एल्कीन मैंने लिया था उसका रिडक्शन हो चुका है। ठीक है ना, तो इस स्टेप को मैंने क्या कह दिया, रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन भी हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले +1 था वो अब जो पहले +3 था वो अब +1 में जा चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज़ हो चुका है, जो रिडक्टिव एलिमिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। समझ गए ना आप? रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब जो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ थी वो 14 में कन्वर्ट होना चाहिए आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो कि यहाँ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो स्पीशीज़ 16 इलेक्ट्रॉनिक थी वो 14 में कन्वर्ट हो गई है। अब 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए एक्टिव स्पीशीज़ नहीं होती है, इसलिए वो जो PPS3 एलिमिनेट हुआ था उसे वापस से एक्सेप्ट करके एक रिएक्टिव स्पीशीज़ 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये विल्किंसन कैटलिस्ट का जो हमने मैकेनिज्म अभी देखा है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, टोलमान्स कैटालिटिक लूप इसको कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखो, अब हम विल्किंसन कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि ये कहाँ रिएक्शन देगा, कब देगा, स्टीरियो इसका कैसा क्या रहने वाला है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, ये आप अच्छे से देख लेना है ना, कुछ भी नहीं आया पूछना आराम से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट वैसे आता नहीं है, बट आ भी जाए तो आप कर लेंगे अच्छे से, है ना। अभी तक तो आया नहीं है डायरेक्ट। देखो, अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के। की पॉइंट्स मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें क्या क्या ध्यान में रखने हैं। तो देखो, जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो अभी हमने देखा, रोडियम के साथ 3 PPS3 जुड़े हैं, 3 ट्राइफेनिल फॉस्फेन जुड़े हैं, मतलब ट्राइफेनिल फॉस्फेन खुद एक बल्कि लिगेंड है। ठीक है, वो भी 3-3 है यहाँ, मतलब जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो कैसा होता है, बल्कि होता है, बल्कि लिगेंड है ये, बल्कि कैटलिस्ट है, सॉरी लिगेंड नहीं बल्कि कैटलिस्ट है। ठीक है, तो बल्कि कैटलिस्ट होने की वजह से ये किसी स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पर रिडक्शन करना प्रीफर्ड नहीं करता, कि उस बॉन्ड का रिडक्शन करना प्रीफर्ड करता है जो लेस हिंडर्ड हो। ठीक है, सो रिड्यूस लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड। समझ रहे हो ना, खुद बल्कि है इसलिए ये बल्कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना प्रीफर करने के बजाय जो लेस हिंडर्ड है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनो।
जो एल्कीन है, एल्कीन अलग अलग टाइप की हो सकती है। एथीन सबसे छोटा एल्कीन होता है एथिलीन, वही होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैं ये कह रही हूँ जो एथिलीन है, अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है, ठीक है ना, एथिलीन का अगर मुझे रिडक्शन करना है तो सेम यही मैकेनिज़्म प्रोसीड में करूँगी, ठीक है, हो जाएगा मैकेनिज़्म, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब मैं लास्ट स्टेप में आऊँगी, ठीक है ना, जब हम लास्ट स्टेप तक जब आप आओगे तो आप क्या देखोगे कि जब ये बाइंड होगा रोडियम से, ये वाला बन जाएगा ना लास्ट में आके, यहाँ एक H आ गया, फिर आपको दूसरा H ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो एल्केन है ना एथिलीन, छोटा ग्रुप होने की वजह से इसका जो रोडियम के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, समझ रहे हो ना। अभी मैंने जो एल्केन लिया था वहाँ R ग्रुप लिया था, वो मैंने इसीलिए इंडिकेट किया था कि जो एथिलीन है वो सबसे छोटा एल्केन होने की वजह से मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है। तो लास्ट स्टेप जो रिडक्टिव एलिमिनेशन का है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता आसानी से, ठीक है ना। इसलिए जो एथिलीन है वो विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए कैटालाइटिक इनहिबिटर का काम करता है। मतलब इसका यहाँ पर किसी तरह का रिडक्शन हमें नहीं मिलता, ये कैटालाइटिक इनहिबिटर का यहाँ पर काम करेगा। बस ये 2 पॉइंट आपको मेनली ध्यान रखने हैं कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट खुद बल्कि होता है इसलिए लेस हिंडर डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, और एथिलीन सबसे छोटा एल्कीन है जो मेटल के साथ जब बाइंड होता है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है मेटल के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम एथिलीन को कैटालाइटिक इनहिबिटर की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो पाता है, समझ गए ना। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टीरियो से रिलेटेड जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखो क्या है। नोट क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो, पोलर ग्रुप क्या होते हैं, पहले भी आई है ये चीज़, हमने ऑक्सीडेशन में एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन पढ़ा है अच्छे से, ठीक है ना, कवर किया था उसको बहुत अच्छे से। तो वहाँ मैंने पोलर ग्रुप का जिक्र किया था कि जो OH, OR, NR, NH, ये सब जो ग्रुप है वो पोलर ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर कहीं प्रेजेंट है, ऐसे ये अल्फा कार्बन है इस डबल बॉन्ड का, ओनली अल्फा कार्बन को आपको चेक करना है, ये भी अल्फा है तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो पोलर ग्रुप है वो अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो रोडियम है वो उसी साइड से अप्रोच करता है जहाँ इस पोलर ग्रुप का साइड होगा। यानी अगर आपका पोलर ग्रुप वेज है तो आने वाले हाइड्रोजन भी वेज से आएंगे, अगर पोलर ग्रुप डैश है तो आने वाले हाइड्रोजन भी डैश से ही आएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म से हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप देखो एग्ज़ाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे अब, है ना, देखते जाओ। ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, विल्किंसन कैटलिस्ट ट्राईफेनिलफॉस्फेन और ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, और ये मुझे इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन यहाँ पर करवाना है। H2 को मुझे जोड़ना है, तो जहाँ अनसेचुरेशन है वहाँ दोनों H आ जाएंगे। अब 2 टाइप के एल्कीन हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट फर्स्ट
जो मैंने आपको कहा कि ये खुद बल्कि है, तो बल्कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना ये प्रिफर्ड करता है। ठीक है, तो जो बीच वाला बॉन्ड है वो बल्कि है। क्यों बल्कि है? क्योंकि इसके साथ 4 एल्किल जुड़े हुए हैं और इसके साथ यहाँ 2 H जुड़े हुए हैं जो छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा। प्रोडक्ट में आप क्या बना देंगे? बस हो गया रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से आप लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना प्रिफर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। ये लो, हमें रिडक्शन करना है। दिमाग लगा रहे होंगे आप लोग बैठ के, है ना, कि किसका रिडक्शन करना है। आंसर पता भी चल गया होगा, लेकिन बताए कैसे, है ना, लाइव तो चल नहीं रहा। देखो यहाँ जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर बल्कि है क्या? चेक कर लो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ, 1 2 और 3। एक H है, इसके साथ 1 2 और 2 H है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला बॉन्ड है वो लेस हिंडर्ड है। लेस हिंडर्ड है ना, इसलिए जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो रिडक्शन भी किसका करेगा? जो लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड है उसी का करने वाला है। ठीक है, तो हम देखो किस तरह से इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर देंगे। हम बना देंगे, इस बॉन्ड का तो कुछ होना है नहीं और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इस तरह से आप ये एग्ज़ाम्पल भी कर लेंगे। एक इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो जो अल्फ़ा बीटा वाला है उसका भी क्या हो जाएगा? यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ये यहाँ पर मैथिल है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है और ये यहाँ पर हाइड्रोजनेशन मुझे करवाना है। सोचो कहाँ आपको रिडक्शन करना है, दिमाग लगा लो। कौन सा डबल बॉन्ड? देखो ऊपर वाला डबल बॉन्ड का मैं कर देती, ठीक है, जब वैसे करना भी उसी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 एल्किल जुड़े हुए हैं। देखो 4 जुड़े हुए हैं। देखो 4 जुड़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही जुड़े हुए हैं और 2 H है, तो ऑब्वियस है ये वाला लेस हिंडर्ड है। लेस हिंडर्ड है तो मुझे इस बॉन्ड का यहाँ पर रिडक्शन करना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब जो हाइड्रोजन आएंगे उनका डायरेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। अब तक स्टीरियो रिएक्टेंट में नहीं थी तो प्रोडक्ट में भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ अब स्टीरियो है तो हमें स्टीरियो प्रोडक्ट में भी बतानी पड़ेगी कि जो दोनों H आएंगे वो वैज से आएंगे या फिर डैश से आएंगे। देख लो कैसे आने वाले हैं वो। मैंने ये कहा है कि डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर पोलर है, ये तो मैथिल है, मैथिल कहाँ से पोलर है भाई? नहीं है, ये पोलर नहीं है। इसलिए जब दोनों H आएंगे तो वैज की तरफ से नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ हिंड्रेंस है, वहाँ कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए जो दोनों H आएंगे वो डैश से आएंगे। तो जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी तो देखो प्रोडक्ट ये बनेगा क्या? कि जो दोनों H है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर प्रेजेंट होंगे, यही बनेगा। समझ रहे हो ना? ये इसका यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखोगे। देखो कोई भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ भी हो, उनका स्टीरियो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, वो चीज़ें हमें अच्छे से सीखनी है। देखो टर्शरी ब्यूटिल है ना, 3 मैथिल जुड़े हुए हैं यहाँ।
और ये है डबल बॉन्ड। इसका मुझे करना है रिडक्शन विथ विल्किंसन कैटलिस्ट। समझ रहे हो ना क्या करने वाली हूँ? मुझे करना है रिडक्शन। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ फेस होती है ना, एक अपर फेस, लोअर फेस, लेफ़्ट फेस, राइट फेस, डिपेंड करता है डबल बॉन्ड कहाँ है। लाइक डबल बॉन्ड अगर ऐसे है, ठीक है, तो आप कहोगे कि इधर वाली फेस तो राइट है और इधर वाली लेफ़्ट है। अगर डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ऐसे है तो आप कहोगे कि एक फेस तो आगे है और एक फेस पीछे है। अगर ऐसे हैं तो आप कहोगे कि एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे है। फेस क्या है वो चीज़ आप देखो इधर, इस तरह से ये बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मुझे बनाना है। डबल बॉन्ड बनता कैसे है आपको अच्छे से पता है। पाई बॉन्डिंग होती है तो एक बनाना बॉन्ड बनता है ना, देखो कैसे बनता है वो, सॉरी, इस तरह से आप लोब को रिप्रेजेंट करते हैं जब पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह से करते हो तो हमारे पास दो लोब आ गई ना यहाँ, एक तो अपर लोब है और एक लोअर है। लोअर लोब और ये है अपर लोब, ठीक है। अब मुझे विल्किंसन कैटलिस्ट जब आएगा तो H को ट्रांसफ़र करेगा। H ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें हमारे पास दो साइट है कि वो या तो कहाँ से आए, लोअर लोब की तरफ से आए, या तो इधर से आए या फिर ऊपर से आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों तरफ है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों तरफ है। तो उसे कहाँ से आना है वो हम डिसाइड करते हैं डाईएक्सियल इंटरेक्शन की बेसिस पर। कैसे डिसाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ डाईएक्सियल इंटरेक्शन, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि 1,3 पोजीशन पर जब H प्रेजेंट होते हैं तो वो किसी भी ग्रुप जो L अगर एक्सियल पर आ रहा है तो उसके साथ डाईएक्सियल रिपल्शन शो करते हैं। डाईएक्सियल क्यों? क्योंकि दोनों एक्सियल पर हैं, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से दो कंडीशन ले रही हूँ। एक कंडीशन जब H अपर लोब से आ रहा है और एक कंडीशन जब H लोअर लोब से आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बना दो दोनों। देखो जब H ऊपर से आएगा, समझ रहे हो ना, देखो जो डबल बॉन्ड है वहाँ हमें दो H जोड़ने हैं, तो जो ये वाला H आने वाला है वो ऊपर से आएगा या नीचे से, वो हमें डिसाइड करना है। एक तो यहाँ आएगा तो वो तो भाई यहीं रहने वाला है, ऊपर नीचे कहाँ, ठीक है। यहाँ वाले का हमें पोजीशन फिक्स करना है। कैसे करना है? देखो मैंने माना कि ऊपर से आ रहा है H, मतलब H यहाँ प्रेजेंट है तो ये मैथिल इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियस है। अगर H एक्सियल से आएगा तो उसको इक्वेटोरियल पे जाना ही है। ऐसे ही अगर मैंने ये मान लिया कि H जो है वो इक्वेटोरियल से आ रहा है, मतलब लोअर लोब यानी नीचे से जो आ रहा है, तो ये मैथिल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मैथिल ऊपर, तो ये H कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। समझिए ये चीज़, जब H लोअर लोब से आएगा तो मैथिल ऊपर चला जाएगा, जब H ऊपर से आएगा तो मैथिल नीचे आ जाएगा। ये दोनों कन्फर्मेशन, दो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब हम दोनों का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3, मतलब इनका क्या हो रहा है यहाँ? डायएक्सियल इंटरेक्शन। इनका भी क्या हो रहा है यहाँ? डायएक्सियल इंटरेक्शन, जिसका अमाउंट यहाँ ज़्यादा है, मोर पॉपुलेटेड, मतलब मात्रा ज़्यादा है डाईएक्सियल इंटरेक्शन की।
इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो बनेगा ये। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ डायज़ल इंटरेक्शन है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना। इसको आप कह देंगे लेस डाइएक्सियल इंटरेक्शन, लेस डाइएक्सियल इंटरेक्शन, कि यहाँ डाइएक्सियल इंटरेक्शन कम है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर है, या डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है, या कह दो यही बनेगा यहाँ, क्योंकि स्टेबल है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं। तो ये जो हमारा है वो विल्किंसन कैटलिस्ट के बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है खुद बल्कि होता है, इसलिए लेस हिंडर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना प्रिफर्ड करता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो हम एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। देखो एग्ज़ाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो है ये, या मेथिल है, ठीक है। देखो जब ऐसे कंपाउंड होते हैं ना तो उनमें हम एक्सो और एंडो प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्सो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस उसको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ जब आएगा एंडो में, ये जो साइट है ना वो एंडो है, ठीक है ना। कैविटी की तरफ जो साइट है वो एंडो है, और इसके ऊपर से जो आएगी वो एक्सो है। तो एक्सो जो होता है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स ना हो एंडो के लिए, ठीक है ना। तो हम एंडो को क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जब एंडो प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ एच भी तो है, वो सब हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी बढ़ जाती है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। देखो हमें क्या करना है, सॉरी ये नहीं, ये है हमारा क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। हमें वहीं विल्किंसन कैटलिस्ट लेना है। H2 का एडिशन करना है। ध्यान से देखो, मैं कह रही हूँ एक्सो प्रोडक्ट मेजर होता है, मतलब आने वाला हाइड्रोजन यहाँ से आएगा जब तक यहाँ कोई हिंड्रेंस ना हो। अगर यहाँ इस तरह से मैं कोई ग्रुप बना देती ना तो यहाँ हिंड्रेंस आ जाता और आने वाला जो H है वो एंडो से आता, तो मैथिल ऊपर चला जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि जो H है वो एक्सो पर रहेगा, एक्सो पर है ना, और मैथिल आ गया एंडो यानी नीचे, ठीक है। अगर मैं इसका एंडो प्रोडक्ट बनाती, दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, है ना, ये लो, ये कोई एग्जाम्पल लिया है। अब देखो यहाँ कोई ग्रुप है, मैथिल है, तो मैथिल यहाँ हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ना। अब जो प्रोडक्ट है उसमें H कहाँ से आएगा, H आएगा उसमें एंडो से, क्योंकि एक्सो पर क्या है, हिंड्रेंस, या हिंड्रेंस है ना, इसलिए एंडो डोमिनेट करेगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, एक्सो एंडो, ठीक है ना। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। विल्किंसन कैटलिस्ट से हमने जो रिडक्शन है उसको हमने डिफ़ाइन किया है विथ मैकेनिज्म एंड सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स को आप सब अच्छे से डिस्कस करें, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं आता है तो आप फिर पूछ भी लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो जो फर्स्ट ए वर्ग की मेटल्स है, एल्कली मेटल्स, उनके यूज से किस तरह से रिडक्शंस को आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी आज का हम यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, बंद करते हैं अभी, कल आते हैं। पढ़ लेना अब, है ना।